यूपी के इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 7 दिन तक एक 18 साल की लड़की के साथ 23 लोग गैंगरेप करते हैं। ये सुनते ही हर किसी के मन में सवाल था, निर्भया होने के बाद, इतने बड़े बड़े केसेस होने के बाद अभी भी क्या हमारा देश उसी राह पे चल रहा है? इतना कुछ होने के बाद क्या पुलिस एक्टिव थी? क्या उसका कंप्लेंट टाइम पे लिया गया? इस केस में क्या क्या खामियां थी? और ये पता चला था कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, वो पहले से ही एक सेक्स रैकेट के केस में जेल जा चुका था। फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, उस पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। वो वापस से सेक्स रैकेट चलाने लगा और तमाम तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। ये वही यूपी है जहां एक दिन में अगर पता चले कि किसी महिला के साथ गलत किसी शख्स ने किया है तो उसे गोली मार दी जाती है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वहीं जब इस केस की हम बात करते हैं तो उसमें वो सेम पुलिस नज़र नहीं आई। यूपी की जो दमदार पुलिस, अश्विनी जिसका नाम लिया जाता है, क्या इस केस में एक्टिव थी? और हुआ क्या था, मामला क्या था? पहले व्यूअर्स के बाद पूरा मामला समझाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि लड़की जो है 29 मार्च से ही लापता थी। लगभग 7 दिन के बाद वो घर पहुंचती है, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा होता है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था। अपनी मां और पापा को बताती है जो भी उसके साथ आप बीती हुई थी। ये केस हमने कल भी आपको बताया था, जिससे लेकर अब हम आपको इस केस के हर एक पहलू पर बात करेंगे और जो ताज़ा अपडेट है उसके बारे में आपको बताते हैं कि पहले तो 12 ज्ञात और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी लोगों को जो उसमें नोन पर्सन थे, कुछ फ्रेंड्स के नाम सामने आए थे, कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स थे उसके। कितने थे? 11 नोन बताए जा रहे हैं कि 11 नोन पर्सन थे, जिसका उसने बकायदा नाम लिया है। पीड़िता ने सबका नाम लिया है। उसमें से मैं बता दूं तो दानिश है और कई ऐसे नाम है उसने जो लिया है। दानिश है, उसका फ्रेंड है और 11 अननोन है और 12 ज्ञात है, जिसमें से एक फरार भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही कल आपको बता दें कि 6 गिरफ्तारी की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल और की है और लगभग 4 पुलिस स्टेशन इसमें जांच कर रही है। कई सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जिसके बाद स्पा सेंटर पर भी छापेमारी की गई है और अब गिरफ्तारी 6 से बढ़कर ये 9 के लगभग बताई जा रही है। ताज़ा अपडेट जो इस केस को लेकर बता दूं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की, जैसे कि आपने बताया कि ये वही पुलिस है जहाँ पर हम देखते हैं कि एनकाउंटर अमूमन आपको सुनाई देता है। यूपी में एनकाउंटर की चीज़ें जो होती हैं, इस केस को अगर बात करें तो 23 लोगों ने 18 साल की लड़की के साथ 7 दिन तक इस तरह से अपराध किया और बनारस के ऐसे ऐसे प्लेस पर उस लड़की को ले जाया गया जहां पर आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बहुत पॉपुलर जगह पे 80 घाट हो, चौका घाट हो, वहां पर लड़की को छोड़ा गया। उसके बाद लड़की किसी न किसी के थ्रू पहुंच जाती थी सेक्स रैकेट, जहां पे जो चीज़ें होती थी वहीं पहुंच जाती थी, दोबारा से वो सारी चीज़ें होती थी। और इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोन पर्सन, 2 उसके फ्रेंड ऐसे मिलते हैं जो उसे जानते हैं, उसे हेल्प करने की बजाय उसे फिर से ले जाते हैं होटल में, वेयर हाउस जो होता है वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ से फिर से ये सारी चीज़ें होने लगती है। मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है, जो मेन आरोपी है, जिसको मेन मास्टरमाइंड इन्होंने बनाया है, वो 2022 में ही ऑलरेडी एक रेप केस, सेक्स रैकेट चलाने के इस केस में वो अरेस्ट हो चुका है। मतलब सोचिए, 2022 में एक शख्स है जो हुक्का बार और इस तरीके के सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको दोबारा से अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया जाता है। जो भी कोई वजह होगी उस टाइम पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2 साल तक, या कहूँ 3 साल तक, तीसरा साल चल रहा है ये, इन 3 सालों में वो शख्स दोबारा से इसी तरीके की वारदातें कर रहा है, खुलेआम सेक्स रैकेट चला रहा है। सेक्स रैकेट चलाने के अलावा जो इसका स्पा का संचालक भी है पूरी तरीके से। देखिए, इसमें 2022 में जो इसका स्पा का संचालक था, यानी कि जो अनमोल गुप्ता है, उसे 2022 में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जेल से छूट जाता है। अरेस्टिंग के बाद उसे बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद जाहिर सी बात है, कोई इंसान जो इतने बड़े एक खतरनाक काम के अंदर इन्वॉल्व था, सेक्स रैकेट जैसे चलाने काम में, वो 3 साल तक जेल से बाहर रहता है। उस केस का क्या हुआ कुछ नहीं पता, और इन 3 सालों में वो दोबारा से सेक्स रैकेट अपना शुरू करता है और वो चला भी रहा है। इसमें जो अनमोल गुप्ता है, वो इस पूरे जो कांड है, जो पूरा गैंगरेप है, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी का नाम सामने आ रहा है कि वो जो शख्स है। लड़की पहली बार, मतलब हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने स्टोरी की थी, पहली बार लड़की किससे मिली, कब से गायब थी, स्टार्टिंग में क्या हुआ था? सबसे पहले मैं बता दूं कि 29 मार्च को लड़की अपने घर से निकली थी। माँ ने जो क्लेम किया है कि वो अपने जॉब के लिए गई थी और उसके बाद वो लौट रही थी अपने घर के लिए। इसी दरमियान उसका एक फ्रेंड आता है जो उसे बोलता है कि चलो लंका है, वहाँ पर कोई प्लेस है, वहाँ पे हुक्का बार के लिए बोलता है कि चलो हुक्का पीने जाते हैं, और लड़की उसके साथ हो लेती है। यानी वो नोन पर्सन था। जैसे कि आपको बता दें कि 12 नाम उसने बाकायदा बताया है, जिसमें से दानिश है, आयुष है, राज खान है, साजिद है, ऐसे कई उसने नाम बताए हैं। तो उनमें
से एक होगा जो पहले दिन यानी 29 मार्च को इवनिंग में उस लड़की के साथ था, लंका पे लेके गया जहाँ पर उसने इस तरह से रेप किया और रेप के बाद वो छोड़ देता है लड़की को। इसके बाद 2 और लोग मिलते हैं, बाइक पे जाते रहते हैं। इसी दरमियान उनकी नज़र पड़ती है क्योंकि लड़की बेहोशी की हालत में थी, इन्होंने ड्रग दिया था जिसकी वजह से वो अपने कॉन्शियस नहीं थी और यही वजह होती है कि लड़की को वहाँ से उठाया जाता है बाइक पे और ये 2 लोग उसे यानी अननोन पर्सन थे जो ले जाते हैं, उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और नादेसर जो जगह है वहाँ पर उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद अगले दिन की बात आती है, यानी 29 और 30 मार्च की ये 2 दिन की वारदात थी। पहले दिन एक लड़का करता है, दूसरे दिन 2 लड़के करते हैं। इसके बाद 3 लोग मिलते हैं और इस लड़की को होटल लेके जाते हैं। अब होटल में आपको बता दूं, कॉन्शियस नहीं थी, उसे पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि 4 अप्रैल को जब घर भी पहुँचती है ना तो वो कॉन्शियस नहीं रहती है। ऐसे पिता ने कहा है कि वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, जिसकी वजह से उसने बाकायदा पूरे 2 दिन का टाइम लिया। होटल लेके जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी उनके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, यानी ये 3 लोग लेके जाते हैं और 2 लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये 5 मिलकर वहाँ पर उस लड़की के साथ कांड करते हैं। इसके बाद उस लड़की को अब आगे भेजा जाता है। वहाँ पर एक क्लाइंट होता है जिसे बोला जाता है कि अब तुम मसाज करने के लिए उसे भेजा जाता है, क्योंकि लड़की अपने होश में नहीं थी, जिसकी वजह से ये बाकायदा वो जो बोलते थे फॉलो करती थी और वो वहाँ क्लाइंट का मसाज करती है। इस दरमियान वो जो क्लाइंट था उसने भी लड़की का रेप किया। जैसे तैसे इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। उसके बाद होटल के बाहर लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब वहाँ से क्योंकि लड़की को इस तरह से लाया होगा तो किसी न किसी की नज़र रही होगी। अब उसने वो ताक बैठा था वहाँ पर और उस लड़की को वहाँ से उठाता है और लेके जाता है। हाँ, वो लेके जाते हैं। अब दूसरे होटल ले जाते हैं जहाँ पर इस तरह से लड़की के साथ फिर से वैसी ही वारदात होती है और इसके बाद उसे 80 घाट, चौका घाट जगह जगह पर छोड़ा जाता है। दोस्त उसको ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल नज़र आ रहा है वो पुलिस का नज़र आ रहा है, जहाँ पर पिता बार बार ये बोल रहे हैं कि वो उनकी बेटी 7 दिन से गायब थी, वो घर नहीं आ रही थी। जब वो FIR दर्ज कराने जाते थे, पुलिस या तो मीटिंग का बहाना ले देती थी या उनकी सुनी नहीं जाती थी, उनको इंतज़ार कराती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया है वो भी ये जताता है कि पुलिस कितना कैजुअल है इन सब को लेकर, या पहले से इन चीज़ों के बारे में पता होता है। स्पा सेंटर में इतनी चीज़ें चल रही हैं, जो जेल जा चुका है ऑलरेडी आदमी, बिल्कुल लीगल नहीं है लेकिन बावजूद उसके चलाया जा रहा है। तो किस बेसिस पे हुक्का पार्लर्स चलाए जा रहे हैं? और वो भी वो इंसान चला रहा है जो 2 साल पहले सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जेल जा चुका है। Exactly. तो ये तो सेटिंग का मामला हुआ ना पूरी तरह से हफ्ता जा रहा है पुलिस को, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल है। जी मैं पढ़ रहा था। इसमें प्रवेश भाई एक चीज़ मैं बोल दूं कि जो पिता बोल रहे हैं कि जब उनकी बेटी को उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस का जो दावा है ये कहते हैं कि हम लोगों ने उसी दिन लड़की को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद उसको घर भेज दिया। लेकिन यहाँ पिता का एक बात और है कि लड़की का मेडिकल नहीं कराया गया था। जाहिर सी बात है, एक लड़की जब इससे ऐसे हालात में वापस लौटी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही, पुलिस का पहला मेन उस टाइम पे ज़रूर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लड़की का मेडिकल कराना कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है नहीं। और यहाँ पुलिस की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने उस टाइम पे, जैसा कि उसके पिता का ये आरोप है। एक इसी केस से रिलेटेड मुझे एक केस याद आ गया। यूपी के अयोध्या में अगर आपको याद हो कि मोहित खान के ऊपर जो गैंग रेप के आरोप लगे थे, प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, 12 साल की बच्ची थी, नाबालिग थी, उसमें भी पुलिस पे ये एलिगेशंस लगे थे। जैसे कि हाल फिलहाल में पुलिस पर फिर से लग रहे हैं, यूपी पुलिस पर, कि इन्होंने जो कार्रवाई की है, चाहे वो मेडिकल हो, ये पेरेंट्स का दावा है अभी तक बता दें कि मेडिकल उन्होंने देरी से कराई। इसके बाद 4 अप्रैल को जो गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेन थी, 29 मार्च से लापता है, 4 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो ये डिले क्यों? तो ये लूप होल्स है पुलिस की। हाँ, लूप होल्स है। देखिए 3 मार्च को इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है, 3 अप्रैल को जो फैमिली है वो थाने पहुंचती है। 4 अप्रैल को फैमिली को उनकी बेटी ढूंढ के दे देते गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद। लेकिन क्या होता है, इस बीच लड़की बेहोशी हालत में होती, कुछ बताने के स्थिति में नहीं होती। तो जब वो 5 अप्रैल को बताती, 6 अप्रैल को, मतलब 5 अप्रैल की शाम को बताती, 6 अप्रैल जब पहुंचते घर वाले पुलिस स्टेशन में और पुलिस थानेदार को सब कुछ बताते हैं, तो थानेदार साहब कहते हैं कि हमारी अभी मीटिंग है, और ये बाहर चले जाते हैं अपने कांस्टेबल्स के साथ। जब कोई शख्स, कोई पिता बता रहा है कि मेरी बेटी के साथ 23 लोगों ने रेप किया है, तो थानेदार को इससे बड़ी कोई बात लग रही थी क्या? इससे बड़ी कोई कार्रवाई लग रही थी कि करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए बाहर चले गए थे? हफ्ता मिलता था उस जो स्पा हुक्का पार्लर चला रहा था, जो स्पा सेंटर चला रहा था, उसके लिए कोई आपको एक्शन लेने में देरी लग रही थी? पूरा एक दिन वो लाचार पिता बैठे रहा पुलिस स्टेशन। उसे एक शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, उसने कोई
बहुत ज़्यादा प्रेशर, बिल्कुल हाईलाइट हुआ, बहुत सारे उधर मीडिया कर्मी आए, जब प्रेशर बना तब जाकर पुलिस ने इस केस को दर्ज किया। पहली बात तो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की, तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए। और अवैध तरीके से स्पा सेंटर्स बनारस में, मतलब जो देवभूमि है जहाँ देवों की नगरी माना जाता है, वहाँ इस तरह का कार्य हो रहा है, हुक्का पार्लर चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे यहाँ पुलिस का नज़र नहीं जाता है। कोई चोरी कर ले, कोई छोटी सी चोरी हो जाए कहीं, तो वहाँ पुलिस तुरंत आगे बढ़ के एनकाउंटर करती है। यहाँ हफ्ता वसूली जब तक बंद नहीं होगी पुलिस की और पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगी, ऐसा चलता रहेगा। ये क्या कोई नया आरोपी नहीं था कि आप बोल दो कि अब कहाँ किस रूम में क्या हो रहा है हमें क्या पता। पुलिस हमेशा पल्ला झाड़ लेती है ना। इसमें जो लड़की है उसकी माँ ने जो बात बोली है उस पर अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को जब बेटी घर आई तो बहुत डरी हुई थी। तो सोचिए वो 2 दिन जो 4-5 दिन 6 दिन वो किस ट्रॉमा में रही होगी और किस हालत में नशे में हुई होगी कि वो लड़की बुरी तरीके से डरी हुई थी। और हमने जब उससे समझाकर पूछा तो उसने कहानी बताई। बेटी ने बताया कि 29 मार्च को काम ख़त्म करने के बाद जब वो घर लौट रही थी तब रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा उसे मिला था। और उसने कहा कि वो उसे घुमाने ले गया। इस दौरान राज उसको लेकर एक होटल में रुका। उसने होटल में मेरी बेटी के साथ रेप किया, उसका वीडियो बना लिया। और 30 मार्च को जब बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आ गए। मेरी बेटी को उन्होंने रोक लिया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ उन्होंने भी रेप किया। तो मतलब पहले बेसिकली राज ने किया, फिर वो राज ने, हाँ, एक बंदे ने वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया रेप करने का, और उसके बाद उसको वायरल करने की धमकी देने के बाद उसके साथ रेप किया। वीडियो बनाकर धमकी देने वाला इतना चलन हो गया है कि इतना कॉमन हो गया है कि आप चाहे किसी होटल में भी जा रहे, चाहे वो होटल वाले भी धांधलेबाजी करते हो, वो भी हिडन कैमरास लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेकर तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। साथ ही ये भी बताया गया है कि 3 अप्रैल की रात को जो साजिद है, जो जिसने रेप किया है, उसने उनकी बेटी को एक कार में किसी अननोन के साथ भेज दिया था, जिस कार में पहले से 5-6 लड़के मौजूद थे। उन्होंने भी चलती कार में उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसे जैसी भी हालत थी फेंक कर चले गए। तो कितना इनह्यूमन बिहेवियर है और कितना बड़ा मुद्दा है कि पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। देखिए आपको याद होगा, आपको याद होगा दिल्ली का जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था तो उन्होंने भी निर्भया के साथ बस से रेप करने के बाद उसके साथ क्रूरता और पूरी हैवानियत करने का उसे भी सड़क पे फेंक के चले गए थे। उस टाइम पे जो माहौल बना था देश में, सबको लगा था कि नहीं अब ऐसे केसेस नहीं होंगे। लेकिन सोचिए एक लड़की के साथ इस तरीके की वारदात होती है और कई दिनों तक चलती है और चलने के बाद उसको भी इसी तरीके से सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। और अब यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे। पुलिस ने भी अपना एक तरीके से दिखाया कि हमने तो उसी दिन ढूंढ लिया था जैसे हमें कंप्लेन मिली, जबकि उस टाइम पे एक अलग सिनेरियो था। पिता बोल रहा है कि मेरी बेटी गायब है, बेटी का रेप की बात आती है। मतलब इसमें अलग तरीके से देखिए इसकी बात अलग है पर्सपेक्टिव की। जो राज था, ये राज पे मतलब मैं राज की बात करूंगा। जो राज है, जो पहला आरोपी है, हाँ, जो दोस्त है राज विश्वकर्मा, ये करता क्या था? और ये पुराना दोस्त था। लड़की क्या करती थी? लड़की का जॉब प्रोफाइल क्या था? देखिए मैं बताऊं आपको, लड़की का जो राज है वो उसी होटल के अंदर काम करता था। राज और 2 और जो लोग हैं वो उसी होटल में काम करते थे और काम के सिलसिले में जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसका उस होटल में आना जाना होता रहता था, जिस वजह से इसकी उस लड़के से जान पहचान हो गई थी। लड़की जो थी उसके मतलब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लड़की स्पा सेंटर में काम करती थी। हालांकि इस बात की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लड़की जो थी स्पा सेंटर में काम करती थी। और उसके माँ बाप ने भी ये बात बोली है कि हमारी बेटी काम के सिलसिले में अक्सर 1-2 दिन के लिए घर से बाहर रहती थी। लेकिन अंकिता भंडारी, हाँ, उत्तराखंड वाला, आपने देखा होगा अंकिता का जो केस था उसमें भी एक लड़की जॉब करना चाह रही थी और वो काम करना चाह रही थी। काम के नाम पर उससे गलत काम करवाया जा रहा था और उसे उस धंधे में ढकेलने की कोशिश हो रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये उन लोगों के चंगुल में आ गई थी जो ये गलत काम में इन्वॉल्व थे। ये पूरा का पूरा सेक्स रैकेट गैंग ही था। उन्होंने उस लड़की का वीडियो बना के, पहले नशे में करके उसका वीडियो बना, फिर वायरल वीडियो करने की धमकी देकर उसे देह व्यापार के अंदर धकेलना चाहते थे। और ये किस तरीके से भी हुआ, जैसे जनसत्ता की एक रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि हुक्का बार का एक संचालक भी था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मतलब सिनेरियो ये हुआ कि इस लड़के ने पहले लड़की को फंसाया,
उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, जो भी है उसको चीज़ें उसके लिए मैनेज की होगी। उसके बाद क्योंकि पहले से प्लान्ड होगा कि इसके साथ इस तरीके की चीज़ें करनी है। अब जाहिर सी बात है, आप सड़क पे से उठा के किसी को भी तो नहीं कर दोगे, आपको जान पहचान उससे होनी चाहिए। वही इस लड़की के साथ रिलेशंस बनाए, उसको दिखाया कि वो कितना केयर कंसर्न करता है, फिर उसे फंसाया गया। तो यही वो चीज़ है जो आज की जो लड़कियाँ हैं, आज की जो जनरेशन है, उसको ये समझना होगा कि आप किसी के साथ भी अगर रिलेशन में आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, उससे जान कर, परख कर ही आए रिलेशन में, वरना जो ये इस लड़की के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो बात है वो भरोसे की होती है। जब एक इंसान आप किसी से 1-2 दिन बात करते हैं जानकर, एग्जैक्टली ये हाँ भरोसा ही किया। देखिए उस लड़की को नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी हैवानियत को कोई अंजाम दे देगा, वो भी वो शख्स जिस पे उसने भरोसा किया था। लेकिन उन लोगों का एक जो नेचर था ना, वो नेचर ही उन लोगों का देह व्यापार वाला था, तो वो चाहते थे कि इसको हम इसी तरीके से टारगेट करें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती सिर्फ पुलिस की है कि जो शख्स पे 2 साल 2022 में रेप केस में अरेस्ट हो चुका है, उसके खिलाफ 3 साल तक उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई, और वो हुक्का बार खुलेआम चला रहा है। खुलेआम चला रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, देखिए किसी इंसान, कोई एक इंसान गलत होगा ना, लेकिन जब सोसाइटी में इतने सारे लोग गलत होते हैं, आप बात मुस्कान की करते हो, आप बात करते हो कि मुस्कान ने अपने पति को मार के डाल दिया। यहाँ ये 23 लड़के, ये क्या बहुत मासूम थे? इन लड़कों की बात कोई नहीं कर रहा। इन लड़कों के बाद बिल्कुल 21 से 22 साल है, इन लड़कों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इन लड़कों के बारे में कोई सोशल मीडिया पे नहीं लिख रहा। क्या ये हमारे सोसाइटी के हिस्सा नहीं है? मैं आपको इनकी अगर उम्र का बताऊं, जो इसमें मेन जो आरोपी हैं, जिन लोगों को अरेस्ट हुए हैं, उसमें राज विश्वकर्मा है, 20 साल उसकी उम्र है, जो कि विश्वकर्मा निवासी है सीर करिहाना थाना का। आयुष सुधिया है, उसकी उम्र भी 19 साल है। साजिद है 19 साल का। सुहेल शेख है 20 साल का। दानिश अली 20 साल का। इमरान अहमद 19 साल का। शब्बीर आलम 21 साल का। सुहेल खान 20 साल का। अनमोल गुप्ता 28 साल का। सोचिए ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई, ये उस उम्र में क्राइम को उस लेवल पे लेके पहुंच चुके हैं जहां पे इन्होंने एक लड़की के साथ ना सिर्फ हैवानियत की, बल्कि उसकी इज्जत को खुलेआम इन्होंने दिनों तक बांटते रहे और एक दूसरे तक वो है जो सामने हाईलाइट। एग्जैक्टली ये वो केस है जो सामने आया, हाईलाइट हो चुका है। अगर आपको एनसीआरबी के रिकॉर्ड में बताऊं, 2022 के तकरीबन 4 लाख के आसपास महिलाओं के प्रति क्राइम हो चुके हैं 2022 की अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड, और वो क्राइम है जो पुलिस की नज़रों में आए हैं या कंप्लेंट दर्ज हुई है। ऐसे कितने क्राइम होते हैं जो कहीं दर्ज नहीं होते, लोग उसको सो कॉल्ड इज्जत की बात कह के वो पुलिस तक नहीं जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो केस पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है। यहाँ पर दोस्ती की भी मैं बात करूंगी कि जैसे तुमने कई बार पूछा ना कि ये दोस्त कैसे बने, कहाँ से बने, तो बता दूं कि कुछ तो इसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे, और ये लड़की बहुत होनहार थी। इसकी जो अगर फादर की बात माने तो फादर ने ये बताया कि लड़की स्पोर्ट्स कोटे से अपना एडमिशन चाहती थी। बनारस का जो यूपी कॉलेज है वहाँ पर वो प्रैक्टिस के लिए भी जाती थी, एडमिशन के लिए। वो मतलब आगे बहुत पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को उड़ते हुए देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने तमाम कोशिशें की थी। इसी दरमियान उसके साथ ये चीज़ें होती है, जिसमें फादर ने ये सारी चीज़ें बताई कि लड़की ऐसी नहीं थी जैसे बोला जा रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रेंड कर रही है इस केस को लेकर। मैंने देखा सोशल मीडिया पे यार। अब यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी थी कि वो कहाँ वर्क कर रही थी बार बार। अच्छा चलो वो कहीं भी वर्क कर रही थी, आपको किसने आज़ादी दे दी है? किसको आज़ादी मिल गई है? क्या स्पा सेंटर में काम करना कोई बुरा काम है? अरे आपने उसको डबल मीनिंग, आपने उसका जो चरित्र है वो खराब कर दिया आपने। वो बना थोड़ी ना देह व्यापार के लिए, वो बनाए सिर्फ मसाज के लिए, और आप वहाँ जाके क्या कर रहे हो? देखो लोगों ने स्पा सेंटर और इन सब चीज़ों को ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसे कि लोकेशन बना दी है कि अच्छा स्पा सेंटर मतलब यहाँ पे सेक्स रैकेट चलता है, यहाँ पे सेक्स का काम होता ही होता है। तो ये लोगों ने एक अपनी मेंटालिटी के तौर पे उसको उसी तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहीं पर ये भी बात है प्रवेश भाई कि जो इंसान हुक्का बार और ये सब चला रहा है और उसका पास्ट में एक रिकॉर्ड रहा है, वो भी सेक्स रैकेट चलाने का रिकॉर्ड है, तो कम से कम उस पर तो नजर रखेगी ना पुलिस। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्पा सेंटर में ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो एक ओनर है जिसके ऊपर ऑलरेडी एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पुलिस के भी लूप होल्स जैसे हमने बात किया, तो मैं बता दूं कि चौका घाटों 80 घाटों बहुत मतलब प्रोमिनेंट एरिया है बनारस के, जहाँ पर भीड़ होती है, तो पेट्रोलिंग की कमी रही होगी, तभी ये नजर नहीं पड़ी गई होगी। मैं बनारस का हूँ, मैं बनारस। जितने भी रेड लाइट एरियाज होते हैं, क्या वहाँ पे पुलिस एक्टिव नहीं रहती? पुलिस हर जगह एक्टिव है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसका हफ्ता कहाँ
कैसे आ रहा है, किसको चुप रहना है, कि कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर आपको फेक एनकाउंटर दिखाना है। तो ये देखिए तमाम पुलिस की शय के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है, ये बात सबको पता है। मतलब ऐसे गैर कानूनी काम अगर किसी एरिया में गांजा बिक रहा है तो समझना वहाँ के चौकी इंचार्ज को बिल्कुल पता होगा, वहाँ अगर स्पा सेंटर चल रहा है तो पुलिस को बिल्कुल पता होगा, अवैध सेंटर में क्या चल रहा है वो भी पता होगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ हुक्का बार तो पहले से ही इनलीगल है, अवैध है। अगर वो चल रहा है और वहाँ किसी लड़की का गैंगरेप हो रहा है तो कितनी शर्म की बात है यूपी पुलिस के लिए। और यूपी पुलिस अरेस्ट कर रही है, 9 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, आगे भी और लोगों को अरेस्ट करेगी। लेकिन व्यूअर्स, मेरा सवाल अब आपसे है, आपने मुस्कान केस में बढ़ चढ़कर सरकार पे हर किसी पे प्रेशर बनाया, उस केस को बड़ा देखा गया, अभी भी उस केस रील्स भी बनाएगी। लेकिन जब बात आती है किसी लड़की के साथ इतने लोग जब हैवानियत करते हैं, वहाँ किसी का वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सोशल मीडिया पे उसको लेकर ट्रेंड है कि कोई मांग कर रहे हैं, सब सो गए हैं। तो हमारा समाज इतना खुदगर्ज हो रहा है, मतलब इतना ख़राब हो रहा है, ये तो मेरी उम्मीद नहीं थी कि एक दोस्त तो होना चाहिए था जो उसकी मदद करता। 23 में से कोई एक मर्द होता, कोई एक लड़का होता जो सामने निकल कर आता कि नहीं मुझे मेरी दोस्त की हेल्प करनी है। 23 के 23 लोग, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए, कल को हम सब में से सबके बच्चे होंगे, सबके किसी के साथ ऐसा हो गया तो 23 लोग, 23 में से किसी ने भी नहीं सोचा कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। अब आपको सोचना है, क्या आप उसके लिए आवाज़ बन रहे हो, आप प्रेशर बना रहे हो, क्या आप उसके लिए जा रहे हो। बहुत सारे कैंडल मार्च हो गए, अब तो टाइम आ गया कि स्ट्रिक्ट लॉ बने, अभी तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, केसेस लंबे चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है व्यूअर्स पे ही छोड़ना चाहिए कि वो अपनी राय क्या रखते हैं और वो इस पर क्या सोचते हैं। ये मामला इतना दब गया है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हर किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अभी तक अवेयर नहीं है लड़कियों को लेके, बिल्कुल ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो अब टाइम आ गया, आप अपने घर में अपने बच्चों को बैठ के बताएं कि बेटा ये गलत है, ये चीज़ तेरे आंखों के सामने हो रही है तो तुझे पुलिस को कंप्लेंट करनी है, ना कि उसका हिस्सा बनना है। तो कल को किसी का भी ग्रुप हो सकता है, किसी के भी दोस्त हो सकते हैं, तो आप सब अपने बच्चों से भी बात करिए और खुल के बात कीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि इनकी सबकी उम्र 18, 19, 20 है। धन्यवाद।